हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टू स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग डील किए हैं। आज हम लोग का ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और ये विस्कोसिटी का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और फिर बर्नौलीज थ्योरम है उसको आज हम लोग देखेंगे और फिर उसको समझेंगे बेसिक से, और बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ उसका यूजेज है, एक एक करके समझते हैं। और जो जो एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे फ्लो ऑफ लिक्विड, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पढ़े थे हम लोग। फिर लेमिनार फ्लो भी हम लोग देखे थे। देखिए, वहां पे हम लोग एक चीज पढ़े थे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़े थे ना। अगर लेक्चर पीछे वाला नहीं देखे होंगे ना तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से रिलेट करवाएंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो हम पढ़े थे। स्ट्रीम लाइन फ्लो में हम लोग क्या देखे थे कि लिक्विड है वो हमेशा कंटिन्यूअसली फ्लो करता, कहीं भी बीच में अपना धार यानी स्ट्रीम को ब्रेक नहीं करता। कंटिन्यूअसली हम लोगों को वो स्ट्रीम आगे बढ़ता है और एक पैरेलल डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ता है, सेम ऑर्डर में बढ़ता है, एक ही डायरेक्शन में आगे भागता है। इतना से हम लोग देखे थे स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम लाइन फ्लो। और यही देखिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो जब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है उसी पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहना क्या चाहता है वो हम लोग पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं और फिर स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहाँ कहीं भी हो सकता है। अगर एक पाइप है तो पाइप के अंदर भी हो सकता है, या कहीं पानी फ्लो हो रहा है, नदी में पानी फ्लो हो रहा है या नहर में पानी फ्लो हो रहा है, तो कहीं पे भी स्ट्रीम लाइन बन सकता है। तो हम लोग नहर की बात करते हैं। क्या नहर की बात करते हैं? नहर या तालाब या नदी, वो सब का बात करते हैं। वो देखिए, उन लोग का ग्राउंड आप लोग देखिएगा ना, जो सबसे नीचे वाला सरफेस होता है, वो सबसे वाला नीचे वाला सरफेस क्या रहता है? ऐसे, मतलब ना कि उबड़ खाबड़ ऐसे जो जिगजैग रहता है, कोई प्रॉपर तरीका का शेप तो दिखता नहीं है ऐसे। मतलब कि आप लोग देखिए ना, और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक साइड हाइट और एक साइड लो रहेगा थोड़ा। मतलब कि इधर मान लेते हैं कि थोड़ा ढलान बना देते हैं। जब भी पानी, आप लोग देखिए ना, घर तरफ ही नहर होगा ना, इतना दिख रहा, चलिए इतना दिख रहा है, घर तरफ नहर होगा ना, तो नहर में देखिए ना कि जो नीचे वाला सरफेस है उसका कैसा रहता है सरफेस। तो मान लेते नहर या नदी का सरफेस इस तरह, कहीं एकदम नीचे गड्ढा रहता है, कहीं पे पत्थर बीच में रहता है, कहीं फिर और ज्यादा गड्ढा रहेगा, कहीं कुछ और रहेगा, इस तरह का रहेगा। अब देखिए, इसी में क्या करता है, पानी बहता है। अब आप लोग बोलिएगा ना कि इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो बनेगा, इसमें भी स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब जैसे देखिए, इसमें जब वाटर आके फ्लो करता है ना, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है ना, उसको बारे में समझ। इसमें जब वाटर फ्लो करता है तो देखिए, वाटर फ्लो करता है तो ये मान लेते हैं, देखिए स्ट्रीम लाइन बनेगा, ऐसी वाटर आगे बढ़ता है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर नीचे ऐसे, इसी तरह से अपना वाटर आगे बढ़ रहा है। ठीक, और जो मान लेते हैं ऊपरे भी वाटर, वो भी इसी तरह से। ध्यान देखिएगा, वाटर स्ट्रीम लाइन फ्लो एक दूसरे स्ट्रीम को कभी भी क्रॉस नहीं करता है, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ स्ट्रीम। दो धाराओं को कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पे ये हम लोग का लिक्विड आगे फ्लो हो रहा है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे वाला तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर वाला देखिएगा ना, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला सरफेस, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा ना कि लिक्विड है ना, लेवल को मेंटेनेंस करता है। मतलब लेवल को मेंटेनेंस करता है, मतलब समझे कि ऊपर वाला, नीचे भले यहाँ पे गड्ढा में जा रहा है, लेकिन ऊपर में ना लिक्विड एक सेम लेवल से ऐसे आगे फ्लो होता है, सेम लेवल से आगे फ्लो होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? अरे यहाँ उठा हुआ है, यहाँ पे कम जगह है, और यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ज्यादा जगह है। फिर इधर देख रहे हैं, अरे यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ज्यादा जगह है, तो यानी ज्यादा जगह है तो ऊपर वाला तो लेवल सेम मेंटेनेंस कर रहा है। तो आप लोग क्या लग रहा होगा ना कि अरे, मतलब कि अगर पीछे से जितना लिक्विड जा रहा है ना, तो इस जगह ज्यादा लिक्विड जाता होगा,
इस जगह कम लिक्विड जाता होगा, यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह है, ऐसा ही तो फील होता होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही बताता है कि जो भी यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है वो तो कंटिन्यूअसली स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो ही रहा है, लेकिन जितना लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है उतना ही लिक्विड यहाँ भी फ्लो हो रहा है। यानी देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये जो लिक्विड इधर से फ्लो हो रहा है, मान लेते प्रेशर लगा, फोर्स लगा, कुछ भी लगा, तो इस जगह पे आप लोग ध्यान रखिएगा ना कि लिक्विड का वेलोसिटी कहीं भी, सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया कहीं तो प्रॉपर तरीका का शेप है या नहीं है। तो कहीं भी जब प्रॉपर तरीका का शेप नहीं है तो सब जगह तो एरिया डिफरेंट है। यानी एरिया, यहाँ पे एरिया कुछ अलग होगा A1, यहाँ पे एरिया कुछ अलग होगा A2, यहाँ पे एरिया कुछ अलग होगा A3, सब अलग अलग है। अब लिक्विड का देखिए, लिक्विड का वेलोसिटी, रफ्तार भी देखिए, सबका अलग अलग रफ्तार देखने को मिलेगा। इस जगह पे लिक्विड का रफ्तार V1 मिलेगा, इस जगह पे V2 मिलेगा, इधर V3 मिलेगा, ऐसे ही मिलने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग समझ रहे हैं। यहां तक आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज है, V1 V2 यानी लिक्विड का वेलोसिटी भी चेंज है, लेकिन जो लिक्विड का क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, लिक्विड का जो क्वांटिटी पर सेकेंड है ना, वो हर एक पॉइंट से सेम फ्लो आगे हो रहा है। यानी जितना लिक्विड, ध्यान रखिएगा, जितना लिक्विड इस पॉइंट से, यानी Q अमाउंट लिक्विड है, अगर पर सेकेंड ले रहे हैं, Q पर सेकेंड, यानी इस जगह पे एक सेकेंड पर मान लेते हैं Q अमाउंट लिक्विड आगे गया, तो उतना ही लिक्विड, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा मुंह खुला है, उतना ही लिक्विड यहाँ पे भी, ध्यान रखिए, इस जगह पे एक सेकेंड में उतना ही लिक्विड यहाँ से भी आगे भागेगा। तो आप बोलिएगा अरे यहाँ ज्यादा मुंह खुला है, यहाँ कम मुंह खुला है, तो ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? ऐसी यही बात है, आप लोग को बता रहे हैं क्यों ऐसे। समझिएगा कि जितना लिक्विड यहाँ से निकला है उतना ही लिक्विड यहाँ से भी निकलेगा। अब रीजन समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। और आप लोग बोलिएगा कि नहीं यहाँ तो मुंह कम है, तो कैसे यहाँ से भागेगा। देखिए, अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ से एक सेकेंड में मान लेते हैं यहाँ से 10 लीटर घुसा अंदर पानी, इस पोजीशन से 10 लीटर अंदर पानी घुसा, और मान लेते हैं इस जगह से, ये मुंह से आगे कितना, आप लोग के अनुसार मान लेते हैं कि 9 लीटर ही पानी निकल रहा है, 9 लीटर पानी निकल रहा है पर सेकेंड। जब घुस रहा है 10 लीटर पर सेकेंड और इस पोजीशन से निकल रहा है 9 लीटर पर सेकेंड, तो 1 लीटर गया कहाँ? 1 सेकेंड में 1 लीटर का कहाँ जमा हो गया? यहाँ जमा हो गया, इस जगह पे, या खाली था वहां जमा हो गया। अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि यहाँ 1 लीटर जमा हो गया, तो ये तो पानी कंटिन्यूअसली ना फ्लो हो रहा है। तो 1 लीटर में 1 सेकेंड में 1 लीटर, तो यानी 60 सेकेंड बोले, 60 सेकेंड मतलब कि 1 मिनट में 60 लीटर। क्या 1 मिनट में 60 लीटर भर जाएगा पानी? ये तो संभव है नहीं। जब पानी यहाँ भरेगा तो पानी रखेंगे कहाँ? इतना जगह तो यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे 60 लीटर आके रुक जाएगा, पानी नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब इन्हें पानी रुकिए नहीं रहा है, यहाँ 10 लीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी इन्हें से डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि इस कम जगहियों में से 10, उस कम जगहियों में से 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी बाहर निकलता। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे अब एरिया कम है, तो ठीक है, एरिया कम है तो इससे मतलब क्या, पानी का रफ्तार यहाँ तेज हो गया होगा, और क्या, यानी तेजी से वहां से निकल रहा होगा। ये सब आगे देखेंगे। तो यानी यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है कि एरिया अलग अलग है, पानी का रफ्तार अलग अलग है, लेकिन कोई भी पॉइंट पे आप उठा लीजिए, अगर मान लेते इस पॉइंट पे ही उठा लिए, यहाँ पे उठा लिए, तो इस पॉइंट पे मान लेते इस जगह पे 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी यहाँ से घुसा है, तो इस लाइन से भी वो 1 सेकेंड में 10 लीटर ही पानी बाहर निकलेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अभी रुकिए। यहाँ से क्यू अमाउंट जितना डाले उतना हर एक पॉइंट पे उतना ही क्यू अमाउंट बाहर निकलेगा। थोड़ा सा अच्छा से इसको समझिएगा, फिर आप लोगों को ना रिलेट करवाएंगे गांव मतलब खुद का लैंग्वेज में रिलेट कराएंगे। अभी थ्योरी देखिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ एरिया V1 है। अच्छा ठीक है, जब यहाँ पे क्वांटिटी सब जगह
पर सेकेंड सेम 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 फ्लो हो रहा है, यानी क्वांटिटी बोले तो वॉल्यूम, क्वांटिटी बोले तो क्या वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम क्या है, हर एक जगह 1 सेकेंड में सब जगह सेम सेम आगे बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम सेम सेम आगे बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बराबर क्या, अगर हम लोगों को यहां से चेक करने के लिए बोला जाए वॉल्यूम बराबर अगर हम लोग को यहाँ पे चेक किया जाए तो देखिए जब वॉल्यूम बराबर चेक करेंगे ना तो वॉल्यूम बराबर हम लोग लिख सकते हैं एरिया गुने वेलोसिटी, सॉरी एरिया गुने वेलोसिटी नहीं, एरिया गुने लेंथ लिख सकते हैं, एरिया गुने लेंथ। तो देखिए एरिया हम लोग किसको लेंगे, ये जो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है, जो भी मेड़ है यहाँ पे, जो भी नहर है तालाब है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वेलोसिटी यानी एरिया। देखिए क्वांटिटी अब हम लोगों को निकालना है, क्यू क्वांटिटी की, कितना क्यू क्वांटिटी आगे बढ़ रहा है। तो क्यू क्वांटिटी हम लोगों को, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम हम लोगों को पता है, तो क्यू क्वांटिटी कैसे हम लोगों को निकलेगा, क्यू क्वांटिटी निकलेगा, क्वांटिटी मीन्स बोले तो वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्वांटिटी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम पर सेकेंड ही निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम पर सेकेंड हम लोग को चाहिए, वॉल्यूम पर सेकेंड। अब देखिए वॉल्यूम पर सेकेंड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे हम लोग, एरिया गुने लेंथ कर दे रहे हैं, एरिया गुने लेंथ वॉल्यूम निकलेगा, और एरिया गुने लेंथ पर सेकेंड निकालना है, सेकेंड। अब देखिए एरिया को एरिया रहने दीजिए और लेंथ अपॉन सेकेंड, लंबाई बटा समय बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, वेलोसिटी भी। यानी हम लोगों को क्या निकालना है, अगर हम लोगों को क्वांटिटी पर सेकेंड निकालना है कि इस लाइन से 1 सेकेंड में कितना क्वांटिटी पानी आगे बढ़ा, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस पोजीशन का यानी इस जगह का जो एरिया होगा वो, और गुने यहाँ जो लिक्विड का वेलोसिटी होगा, यानी एरिया गुने वेलोसिटी इस जगह पर, और यही चीज वह सेम यहाँ पे भी ऐसे ही निकलेगा। यानी हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्वांटिटी निकालने के लिए, इस पोजीशन पे अगर A1 V1 है, क्योंकि एरिया गुने V1 क्वांटिटी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना पानी आगे फ्लो हो रहा है, यही चीज वह यहाँ पे भी होने वाला है, यानी A2 V2, यही चीज वह यहाँ पे भी, क्योंकि पर सेकेंड में क्या है, सब जगह सेम 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 क्वांटिटी निकलेगा। अगर यहाँ पे ले लिया तो बराबर A3 V3, क्यों, क्योंकि जितना लिक्विड यहाँ घुसा है 1 सेकेंड में उतना ही लिक्विड यहाँ से भी निकलेगा, उतना ही लिक्विड यहाँ से भी निकलेगा, उतना ही लिक्विड यहाँ से। और यही चीज हम लोग को क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी, यानी एरिया गुने वॉल्यूम। अगर कोई भी हम लोगों का मेड़ दिया हुआ है, या कहीं पे भी नदी में या तालाब में कहीं पे भी कहीं जगह पे अगर निकालना है कि 1 सेकेंड में यहाँ से कितना पानी गया, तो जितना अंदर घुसा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, इस जगह पे ध्यान। और बस यही, अब यहां से एरिया गुने वेलोसिटी, एरिया गुने वेलोसिटी, एरिया गुने वेलोसिटी। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, क्वांटिटी बराबर एरिया गुने वेलोसिटी निकाल दिए यहां पे। अब देखिएगा एरिया, अच्छा इस क्वांटिटी, अच्छा इस एरिया को इन्हें लाते, तो देखिए तो क्वांटिटी बराबर एरिया बराबर वॉल्यूम। देखिए अगर क्वांटिटी को क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देना तो फाइनली हम लोग को क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। यानी यहां से क्या पता चल रहा है कि जहां पे भी एरिया कम है वहां पे वेलोसिटी या लिक्विड का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस अब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो मैं मैनेज कर लेगा। और जहां पे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है ना, एरिया यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, नीचे स्पेस है, तो हमारा लिक्विड का वेलोसिटी कम होगा, वहां धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जबकि इस जगह पे देखिए एरिया क्या है, बहुत कम है, एकदम बहुत कम, तो फिर यहाँ लिक्विड का वेलोसिटी, क्योंकि इसको 1 सेकेंड में 10 लीटर आगे निकाल देना है पानी, तो निकाल देना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो यही है हम लोगों को, यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए इसको, ये तो हम लोग का क्या था, ये हम लोग का थ्योरी था, लेकिन अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को, समझते हैं हम लोग अपने भाषा में। ये तो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो अपने भाषा में, यहां से ध्यान रखिएगा एक चीज कि एरिया इनवर्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया वेयर क्वांटिटी कांस्टेंट। देखिएगा आप लोग, जब आप लोग खेत में पानी ले जाते होंगे ना, जब खेत में पानी ले जाते होंगे अगर कोई फसल के लिए, तो देखिएगा एक मेड़ होता है जिसको आरी बोला जाता है, आरी,
उस आरी को देखिए, इधर से ना, इधर से बहुत पूरा पानी इधर से आ रहा है, नहर वाला पानी आ रहा है। यहाँ ऐसे क्या था, ऐसे खेत था, इस खेत में पूरा पानी आ गया, पूरा पानी भर गया। अब यहाँ पे देखिए आरी है, आरी तनी सुन काटते हैं पानी को नीचे उतारने के लिए या दूसरा खेत में ले जाने के लिए आरी काटते हैं। तो यहाँ से क्या किए, आरी काट दिए। देखिए यहाँ पे इधर पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग दीजिएगा, देखिएगा नहीं कि जितना इधर से पानी आ रहा होगा, जितना इधर से पानी आ रहा होगा और जितना अमाउंट पर सेकेंड इधर से पानी आ रहा होगा, उतना ही अमाउंट पर सेकेंड यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये पता चलेगा, यहाँ पे देखिए इधर के कंपेरिजन, क्योंकि इधर एरिया ज्यादा है ना, तो इधर का आप लोग देखिएगा लिक्विड का वेलोसिटी एकदम शांत होगा, मतलब ना धीरे 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 पानी आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगा। लेकिन इस जगह पे देखिए आरी पर यहाँ एरिया बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। उस जगह पे देखिएगा नहीं कि पूरा तेजी से पानी नीचे उतर रहा होगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आप लोग देख लीजिए, ये ऐसे ही होता है, यही चीज सेम यही ऑर्डर होता है वहां पे भी। तो यही हम आप लोगों को बार बार बताना चाहते। अगर मान लेते एनहू, अगर एनहू काट दें तो सेम चीज जो यहाँ पे पर सेकेंड एरिया वॉल्यूम निकल रहा है, एरिया वेलोसिटी, वही यहाँ पे भी वही निकलने वाला है। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि अगर कोई भी लिक्विड अगर कोई भी सरफेस से या कोई भी मेड से या कोई भी पाइप से, चाहे उस पाइप का शेप साइज कुछ भी हो, कहीं से भी फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड क्या है, पर सेकेंड लिक्विड हर एक जगह पर सेम 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 बाहर निकलेगा। और लिक्विड हर एक जगह से सेम सेम बाहर निकलेगा, यानी लिक्विड का क्वांटिटी बाहर निकलेगा। और लिक्विड का क्वांटिटी यानी लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, एरिया गुने वॉल्यूम। यानी जितना इस जगह पे लिक्विड निकला है एक सेकेंड में, उतना ही यहाँ पे भी निकलेगा, उतना ही यहाँ पे भी निकलेगा, वही वाला यहाँ पे भी निकलेगा, यही। और अगर नहीं निकलेगा तो ये अपन पास थोड़ी ना रख पाएगा, इतना थोड़ी ना जगह है इसके पास। चाहे सरफेस ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर वाला सरफेस फिक्स रहता है, क्योंकि लिक्विड अपना एक लेवल तैयार करता है, लेवल, समझे, लिक्विड अपना लेवल तैयार करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या आता है, एरिया गुने वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन ए पोजीशन, कहीं पे भी एक पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग से क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, यहाँ पे बना देगा ना कि इस सरफेस पे, इस सरफेस यानी इस पॉइंट पे एरिया इतना है और यहाँ पे लिक्विड इतना वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, जबकि दूसरा का पोजीशन यहाँ पे दे देगा और यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ इसका एरिया थोड़ा कम है, तो यहाँ का वेलोसिटी निकाल कर बता दीजिए। हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के साथ जानते हैं कि जितना लिक्विड यहाँ घुसा है उतना ही लिक्विड यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो जितना लिक्विड यहाँ, लिक्विड का क्वांटिटी बराबर इस लिक्विड का क्वांटिटी, लिक्विड का क्वांटिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया गुने वेलोसिटी। अच्छा, लिक्विड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना पानी, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो एरिया गुने वेलोसिटी बराबर एरिया गुने वेलोसिटी, दोनों जगह से इक्वेट कीजिए, इक्वल कीजिए, आ जाएगा। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, नहीं तो जिगजैग मोशन वाला रहेगा ना तो वो सबका काम खत्म हो जाएगा। तो यही है हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया। देखिए इस फिगर को आप अलग तरीका से भी बना सकते, थोड़ा सा और बताते। ये हम आप लोग को नहर में लेके चले गए थे, इसको हम लोग नीचे वाला कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ऐसे इस पाइप को आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ ज्यादा मुंह खोल दे रहे हैं और इन्हें कम खोल दे रहे हैं ऐसे। देखिए यहाँ से पानी घुसा है, तो देखिए इस जगह का कुछ एरिया होगा A1, यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी है V1, यानी और यहाँ पे Q क्वांटिटी पर सेकंड पानी डाल, तो क्या यहाँ पे भी का पनिया वही निकलेगा। यहाँ का एरिया क्या है A2, वेलोसिटी V2, यहाँ पे भी डालते A3 V3। देखिए आप जितना पानी पर सेकंड यहाँ पे डालिएगा ना, वही रफ्तार से पानी पर सेकंड यहाँ पे निकलेगा, सेम क्वांटिटी है। बस बशर्ते कि ध्यान रखना है कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3। दिस इज कॉल्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन, CNTINUIT।
आप लोग मछली मारते होंगे ना, मछली मारने के लिए जाल लगाते होंगे ना, वहां पे भी देखिएगा इधर से तो नहर से तो पूरा पानी आता है एकदम, मतलब चौड़ा चौड़ा आएगा। इधर से देखिएगा कि इधर मतलब थोड़ा शांत स्वभाव आता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। लेकिन जहां पे आप लोग मच्छरदानी लगाते हैं ना, वो जो मछली मारने के लिए, वहां पे देखिएगा पानी का रफ्तार वहां पे ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि भाई साहब एने से ज्यादा ज्यादा पानी आ रहा है, और ई वाला चीजवा को यहाँ मेंटेनेंस करना है, तो एने भाई साहब कम स्पीड में है, तो भाई यहाँ ज्यादा स्पीड में जाना होगा ना, ज्यादा स्पीड में जाएगा तब तो फिर ये आगे भागेगा। यानी यहां से पता चला एरिया वेलोसिटी एरिया। एक चीज आप लोग आओ देखिएगा यहां से, और आप लोगों को बता, अब मिटा दिए इसको ना, वो और सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसे पानी क्या हो रहा है, आगे फ्लो हो रहा है, यहाँ से आगे पानी ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऊपरी वाला लेवल ये मेंटेनेंस करता है। ऐसे देखिए पानी फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ का एरिया कुछ अलग है, यहाँ का एरिया कुछ अलग है, यहाँ का एरिया कुछ अलग है, लेकिन सब जगह पर सेकंड सेम सेम पानी स्पीड में जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे ज्यादा ये वाला हाइट है, ज्यादा हाइट है ना, यहाँ पे देखिएगा ना पानी थोड़ा सा ना शांत शांत दिखता है। आप लोग ना ये चीज गौर किए होंगे, आप लोग ना अनुमान लगा सकते, जैसे नदी ये सब में ना आप लोग अनुमान लगा सकते, जहां पानी का स्पीड एकदम स्लो है, जहां पानी का स्पीड एकदम स्लो है, वहां पे आप लोग देखिएगा ना, वहां पे समझ जाइएगा कि वहां बहुत ज्यादा एरिया है। एरिया मतलब कि नीचे बहुत गड्ढा है, ऊपरे तो पानी लेवल में रहता है तो नीचे ने भागेगा, तो नीचे समझ जाएगा कि वहां पे बहुत गड्ढा। आप लोग भी किए होंगे, जब नदी ऐसे में जाते होंगे ना तो देखते होंगे, अरे मतलब आप लोग पता करते होंगे, एक वो पत्थर डाल के पता करते होंगे, डूब मारी करेगा ना तो समझेगा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा गड्ढा है। ये सब हम लोग किए हैं इसीलिए, लेकिन पहले नहीं पता था इतना कि वो साइंस का लॉजिक ऐसे होता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मतलब वैसे करने से कुछ पता नहीं चलेगा। वहां पे शांत रहता है पानी, इसका मतलब समझिए कि बहुत गड्ढा है नीचे, एरिया बहुत ज्यादा है वहां पे, एरिया बहुत ज्यादा, जिसके चलते एकदम शांत स्वभाव से पर सेकंड पानी आराम से धीरे धीरे निकल। लेकिन जहां पे एरिया बहुत कम है, जहां पे एरिया बहुत कम है ना, वहां पे देखिए, जहां पे एरिया बहुत कम है वहां पानी का रफ्तार इतना तेजी रहता है ना, इतना तेज रहेगा पानी का रफ्तार, मतलब क्योंकि इतना वाला को मैनेज करना है यहाँ पे, तो भाई पानी का रफ्तारवा बढ़ाएगा तब ना इतना सारा पानी निकाल देगा एक सेकंड में ही। तो यहां से देखिए, इसलिए आज से ध्यान रखिए कि पत्थर मार के नहीं चेक करना है। चेक कैसे कीजिएगा आप लोग कि कहाँ पानी ज्यादा है कहाँ पानी कम है, आराम से समझ जाइएगा कि अच्छा यहाँ पानी शांत है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे वॉल्यूम का होगा, सॉरी जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे लिक्विड का पानी का जो वेलोसिटी हो कम होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, क्योंकि विड्थ तो अब एरिया भी निकालिएगा वहां पे तो क्या है, विड्थ तो दोनों करे तो नदी का चौड़ाई तो सेमे रहता है ना, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, चौड़ाई गुने ई वाला जाना होगा नीचे गहराई में, तभी ना एरिया भी निकलेगा वहां पे। अब पाइप रहेगा तो पाइप तो अलग बात है, लेकिन नदी में चौड़ाई तो दोनों तरफ सेम रहेगा, तो डीप में ही भागिएगा, तो डीप में ऊंचाई बड़ा ज्यादा होगा, विड्थ बड़ा होगा, नहीं विड्थ तो चौड़ाई तो ठीक है, डीप में भागना होगा, गहराई में, गहराई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली है कि एरिया भागेगा ही, यानी एरिया भागेगा मतलब समझ में आ गया कि यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस है, ज्यादा स्पेस है मतलब कि नीचे बहुत गड्ढा है, डूब जाएंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पानी शांत शांत चलता है। इसमें रियल लाइफ में इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं ना, जो जितना ही ज्यादा तेज रहता है ना बंदा, जिसके पास जितना ही ज्यादा नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है ना, जिसके पास गहरा नॉलेज रहता है ना, वो शांत रहता है। देखिए यहाँ पे गहरा नॉलेज है लेकिन पूरा शांति से अपना आगे बढ़ रहा है, जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है ना तो फुरफुरा रहा है। समझे, यही होता है रियल लाइफ से, इसको अगर रिलेट करना चाहें तो कर सकते, यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब कि स्कूल कॉलेज या ट्यूशन में क्या करेगा लोग ना कि थोड़ा सा पढ़ के चला जाएगा
और फिर पूरा वहां पे लगेगा कि वाह अब जो है सो हम ही हैं। और मास्टर जी एक चीज कुछ पूछ देंगे ना तो पता चलेगा वो हो तो वहीं तक पढ़ के ही आया था, इसीलिए वो वहां तक पूरा बोल रहा था। उसके बाद फिर लेकिन जिसके पास पूरा नॉलेज रहता है वो शांत से एकदम समझेगा बेचारेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही है हम लोग का कंटिन्यूटी का इक्वेशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल समझते, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन भी लिखना है हम लोगों को। एप्लीकेशन भी है उसका, तो एप्लीकेशन भी हम लोगों को समझना है। यहां से ना आप लोग लिख लीजिए डीप वाटर, यहाँ पे डीप वाटर एक लिख दे रहे हैं, एक शैलो वाटर। डीप वाटर रन स्लो और नैरो वाटर रन फास्ट। इसको भी आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान रखना है एकदम यहाँ पे सोच समझ के। और एक चीज और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, साथ साथ वो जो लिक्विडवा जो हम लोग लिए हैं ना, लिक्विड या पानी, वो लिक्विड अनकंप्रेसेबल होना चाहिए, मतलब कि लिक्विड दबना उबना नहीं चाहिए। ठीक ना, तो भी सब ध्यान रखना, सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना। अब देखिए हम लोग आएगा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में भी ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बर्नौलीज थ्योरम में भी लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, और वहां पे भी लिक्विड का जो फ्लो होगा वो फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारा चीज स्ट्रीम लाइन फ्लो पर ही बेस्ड है। देखिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम समझते हैं। ये इस तरह का एक पाइप है, इस तरह का पाइप है, और यहां से क्या है, लिक्विड आगे फ्लो हो रहा है। ठीक, यहाँ ग्राउंड लेवल से यहाँ हाइट कितना है, H1 हाइट है, मीन वाला के लेते हैं ना, मीन वाला के यहाँ से ग्राउंड लेवल से H2 हाइट है। अब भाई लिक्विड का आने से प्रेशर दे रहा है, तो लिक्विड में कुछ तो प्रेशर होगा, P1 प्रेशर के चलते ही तो ऊपर भाग रहा है। अब यहाँ चढ़ गया ये P2 प्रेशर दिए तो लिक्विड में वेलोसिटी भी आएगा, तो V1 और V2 वेलोसिटी, और प्रेशर आया वेलोसिटी आया। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका तो क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, यानी इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, इसका भी क्रॉस सेक्शन कुछ एरिया A2। और ये जो लिक्विड है ध्यान रखना यहाँ पे, लिक्विड फ्लो इन स्ट्रीम लाइन, पहला। दूसरा, लिक्विड इज अनकंप्रेसिबल। ये जो चीज समझे, जो दो चीज समझे, दो चीज यहाँ पे समझे। अब देखिए ये जो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट था ना,
अभी तक अच्छा लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, लिक्विड को फ्लो कर रहा है, तो फ्लो वाला लिक्विड में तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके पास किस तरह का मोशन आएगा, इसके उसके बाद किस तरह का एनर्जी आएगा, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे और क्या क्या एनर्जी हो सकता है। एक काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग को पता है कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ पहुंच गया। दूसरा देखिए ये अपना ना स्टार्टिंग में हाइट इतना हाइट पे था और यहाँ से फिर धीरे 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 पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं, यानी H1 हाइट से ये H2 हाइट पे भी पहुंच गया। यानी यहाँ से भी एक चीज और पता चल रहा है कि इस लिक्विड के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। यानी ध्यान रखिएगा आप लोग, हर एक जगह कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो फ्लो किधर करता है, हमेशा ध्यान रखिए, आप लोगों को बताए हैं कि लिक्विड फ्लो हमेशा नीचे की ओर ही करता है, और नीचे करते करते जो समुद्र के पास पहुंचता है, क्योंकि समुद्र सबसे नीचे होता है, वहां पे जाके पानी रुक जाता है। तो देखिए जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो हाइट से ज्यादा हाइट से कम हाइट की ओर भागता है लिक्विड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हर एक जगह पे इस तरह का कंडीशन बनने वाला है। ये मत सोचिएगा अरे ये पाइप ऐसे है, तो देखिए पाइप ऐसे है तो भी वहां पे भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग फ्लो वाला में पानी फ्लो करवाएंगे पानी को। नदी उदी में पानी क्या होता है, फ्लो होता है, हमेशा देखिएगा हाई से लो की ओर ही पानी फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे भी तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, और हाइट दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस होता है, हाइट डिफरेंस है यानी पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है। और दूसरा देखिए जब पीछे से कुछ ना कुछ धक्का लगाता है तब तो लिक्विड आगे बढ़ता है, यानी पीछे से धक्का लगा रहा है यानी प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ पे और एनर्जी जनरेट होता है, प्रेशर एनर्जी। यानी कोई भी अभी तक हम लोग क्या जानते थे, कोई भी फ्लो कर रहा है लिक्विड तो वहां पे हम लोग जानते थे कि केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगा उस लिक्विड में, लेकिन उस लिक्विड में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, उसके साथ साथ क्या क्या एनर्जी होता है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी तो होता है, ये साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, साथ में प्रेशर एनर्जी भी होता है। यानी कोई भी फ्लो करता हुआ लिक्विड में 3 तरह का एनर्जी पाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। और बर्नौली साइंटिस्ट का नाम था, उनका स्टेटमेंट यही था कि ये जो तीनों एनर्जी है ना, तीनों एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वो हर एक जगह पे क्या होता है, हर एक जगह पे तीनों कांस्टेंट रहता है, हर एक जगह पे तीनों कांस्टेंट रहता है। यानी जितना यहाँ पे एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी जितना यहाँ पे है उतना ही तीनों एनर्जी इस जगह पे भी रहेगा, उतना ही तीनों एनर्जी यहाँ भी रहेगा, उतना ही तीनों एनर्जी यहाँ पे भी रहेगा, चाहे एरिया कुछ भी रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं। यानी सब जगह ये जो तीनों एनर्जी है वो तीनों एनर्जी कांस्टेंट। बर्नौलीज का अब देखिए यहां से हम लोग निकालते हैं इसका एनर्जी ना, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी तीनों लग रहा था। लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो तीनों एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। तीनों एनर्जी को ना एक करके हम लोग निकालते हैं। और देखिए एनर्जी जब भी निकालेंगे ना तो पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना एनर्जी आ रहा है और यूनिट मास पे कितना एनर्जी आ रहा है, वो दोनों निकालेंगे और साथ साथ टोटल एनर्जी तो पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जी निकलेगा, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम दोनों, क्योंकि न्यूमेरिकल दोनों से पूछेगा हम लोग को। तो देखिए सबसे पहला प्रेशर एनर्जी निकालते हैं। फर्स्ट प्रेशर एनर्जी, देखिए प्रेशर एनर्जी बराबर क्या होगा, प्रेशर एनर्जी है, एनर्जी बराबर क्या आता है, वर्क डन, एनर्जी बराबर वर्क डन, और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर एनर्जी निकाल रहा है तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया का बराबर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो अगर यहां से फोर्स निकालना चाहे तो प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल हो जाएगा फोर्स, यानी फोर्स बराबर क्या हम लोग को हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया इंटू यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, डी क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है। तो देखिए एरिया गुने लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, यानी यहाँ सब लोग क्या निकलेगा, P इंटू V फॉर वॉल्यूम, यानी प्रेशर एनर्जी, टोटल प्रेशर एनर्जी क्या निकला, P इंटू V निकला। यानी इस पॉइंट पे
मान लेते हैं इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना निकलेगा, P इंटू V निकलेगा। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास दोनों लेकर चलना है। तो दोनों लिखिए देते साथ साथ निकालते हैं। ये तो टोटल एनर्जी निकला, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा तो टोटल एनर्जी P इंटू V है, इसमें से V फॉर वॉल्यूम है ना, यहां पे लिख दे रहा है V फॉर वॉल्यूम। अब देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अब यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे यानी केवल और केवल P निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, केवल और केवल प्रेशर ही होता है, यानी जितना यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वही उसी के इक्वल आएगा। अच्छा, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना निकलेगा, P इंटू V वॉल्यूम अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा मास। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास बराबर क्या होगा, रो इंटू V फॉर वॉल्यूम अपॉन नीचे मास हो जाएगा। अच्छा, फिर अब यहां से अगर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो देखिए अगर हम लोग इसको हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए इस मास को ना कन्वर्ट करते हैं, मास को अलग फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यहां से मास निकालते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर मास। तो इस मास को यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या निकलेगा, P फॉर प्रेशर V फॉर वॉल्यूम अपन यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल आउट यानी P अपॉन रो। यहाँ पे ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी प्रेशर पर यूनिट मास क्या निकलेगा, P अपॉन रो। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम P, और ये तो टोटल प्रेशर था। चलिए प्रेशर एनर्जी तो निकल गया हम लोगों को। अब निकालते हैं सेकेंड, क्योंकि 3 गो एनर्जी निकलेगा यहाँ पे। और बर्नौली थ्योरम का यही स्टेटमेंट था कि कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास पे जो भी टोटल एनर्जी लगता है, टोटल एनर्जी 3 गो लगता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। हर एक पॉइंट प्रूफ कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर। अब निकालते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं। मान लेते इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, तो क्या निकलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v फॉर यहाँ पे क्या है, v मीन्स वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, ठीक, v फॉर यहाँ पे वेलोसिटी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ mv, v मीन्स वेलोसिटी है, v और नीचे किस चीज से डिवाइड हो जाएगा, यहां से v फॉर वॉल्यूम से। ये v फॉर नीचे, ऊपर वाला v क्या है, ये v है, इसको छोटा v है वेलोसिटी, और ये बड़ा v है, बड़ा v मीन्स वॉल्यूम, ठीक। और देखिए मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर रो, यानी क्या से निकलेगा, हाफ रो v²। यहाँ पे v फॉर क्या है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर निकालते हैं पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब हम लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, क्या निकलेगा, हाफ mv²। तो टोटल था, इसमें मास से डिवाइड करेंगे तो मास कैंसल आउट, यानी हाफ mm, हाफ v², v फॉर वेलोसिटी है, ठीक। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या था, थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर, सॉरी पहले पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकलेगा, mgh अपॉन वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। अब यहां वॉल्यूम बराबर क्या निकाले थे, ये वॉल्यूम बराबर, देखिए यहाँ पे अगर यहां से देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या निकलेगा, मास अपॉन डेंसिटी। देखिए यहाँ पे अब वॉल्यूम बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, मास इंटू डेंसिटी, और ये डेंसिटी है। अब वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे mgh हो जाएगा अपॉन
वॉल्यूम बराबर मास, और ये डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, मास मास कैंसल आउट, यानी रो जी एच, यहां से निकलेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए यहां से निकला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। अब एक और निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। आई होप दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिखा जा रहा, थोड़ा सा देखिएगा, पोटेंशियल पर एनर्जी मास। देखिए पढ़ना है इसीलिए पढ़ाना तो पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास mgh, पर यूनिट मास है तो मास से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मास मास कैंसल आउट, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, gh निकलेगा, केवल और केवल, केवल और केवल हम लोग को gh मिलने वाला है वहां से। अब देखिए इतना तो सारा चीज निकल गया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फॉर्मेट में निकल गया। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, टोटल टोटल सब निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम का क्या था स्टेटमेंट, बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट था कि ड्यूरिंग ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, DURING, ड्यूरिंग, ये बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ड्यूरिंग ए स्ट्रीम, ड्यूरिंग ए स्ट्रीम लाइन फ्लो द टोटल एनर्जी, ड्यूरिंग ए स्ट्रीम लाइन फ्लो the total energy of liquid is constant, यही तो था। ड्यूरिंग ए स्ट्रीम लाइन फ्लो द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड मानते हैं कि पर यूनिट, पहले निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वाला। तो देखिए पर यूनिट वॉल्यूम वाला एनर्जी क्या है, ये इक्वेशन रट लीजिएगा, जो अभी हम इक्वेशन लिखाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी कितना था, वॉल्यूम, यहाँ पे केवल पी था, तो हम एक इस पॉइंट का एनर्जी निकालते, इस पॉइंट का तीनों एनर्जी, और एक इस पॉइंट का तीनों एनर्जी निकालते। देखिएगा तीनों एनर्जी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो भी तीनों एनर्जी निकलेगा उस तीनों एनर्जी का समेशन क्या होगा, इस पॉइंट पे जो तीनों एनर्जी उस तीनों एनर्जी के बराबर होगा, यही तो होगा ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस पॉइंट पे तीनों एनर्जी क्या निकलेगा, देखिए प्रेशर एनर्जी यहाँ पे क्या निकला, मान लेते हैं P1 प्लस दूसरा का क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो V स्क्वायर, यानी हाफ रो तो दोनों तरफ सेम रहेगा, V यानी V लिक्विड का वेलोसिटी है तो V1 लिख देते हैं, V1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का लिख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है हाफ रो1 यहाँ पे भी लिखते हैं, रो1 V1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो लिक्विड है तो दोनों जगह का तो डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। अब देखिए थर्ड में, यहाँ थर्ड वाला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था हम लोगों का, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, ये नीचे था ना, ऐसे रो GH, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रो H1 लिख दे रहे हैं, H1, क्योंकि यहां से ये देखिए, यहां से ये वाला हाइट पता चलेगा, ये वाला हाइट लेना है H1, और ये किसके इक्वल है, जब कांस्टेंट है तो इस पॉइंट की इक्वल या इस पॉइंट की इक्वल, किसी की इक्वल, यानी P2 प्लस हाफ रो ही रहेगा, इसको रो ही रहने दीजिए, V1 यहाँ ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ या अदर जगह का लिक्विड का वेलोसिटी, प्लस रो GH2। ये क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम है, यही वाला इक्वेशन था इसका बर्नौलीज थ्योरम का, याद रखिए बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन यही है। अभी देखिए इस इक्वेशन का ना अभी और बहुत सारा काम हम सिखाएंगे, अभी कैसे कैसे होता है। तो देखिए पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, अब एक और काम करते हैं, पर यूनिट मास वाला भी लिखते हैं। पर यूनिट मास क्या था, पर यूनिट मास है यहाँ पे P अपॉन रो,
P अपॉन रो पर यूनिट मास, P अपॉन रो प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ V1 स्क्वायर, हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH, प्लस GH। देखिए पर यूनिट मास वाला इक्वेशन का GH1 उतना इक्वेशन इसका जरूरी नहीं पड़ता, ज्यादातर वॉल्यूम वाला का ही जरूरी पड़ेगा। सेकेंड क्या निकलेगा यहाँ से P, यहाँ पे P1 लिखते प्रेशर P1 रो, यहाँ पे प्रेशर P2 रो प्लस हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2। यही है हम लोगों का बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन है बर्नौलीज का, अब इसी को ना हम लोग एप्लीकेशन में कैसे कैसे यूज करेंगे ना, वो देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग का इक्वेशन था, समझिएगा अच्छा से, इसे मिटाते हैं हम। अब देखिएगा इस इक्वेशन का यूज करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वाला इक्वेशन का, वहां से देखिए यहां से बहुत कुछ अभी हम आप लोग को समझाते हैं, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पे बहुत सारा काम होता है। देखिए इस इक्वेशन को यहां से इधर करते हैं हम लोग, ये वाला इक्वेशन को उठाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वाला, पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलता है यहाँ पे देखिए है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यानी ये पे सब ध्यान रखना है, P1 क्या है, इस पॉइंट का प्रेशर एनर्जी है, हाफ V1 इस पॉइंट पे लिक्विड का वेलोसिटी, GH1 यानी ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे ऊपर है, या नहीं तो मीन सी लेवल से हाइट जनरली मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि सब लिक्विड बह के कहा जाता है, पानी नदी में ही जाता है और समुद्र में जाता है, और सबसे नीचा समुद्र ही होता है। इसीलिए वहां से ऊपर यानी सबसे नीचा समुद्र रहेगा, तब लिक्विड सब समुद्र में जाएगा। तो हमेशा हाइट मीन सी लेवल से मेजरमेंट किया जाता है। आगे जाइएगा ना तो पढ़ने को मिलेगा ये, लेकिन इस इक्वेशन को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये बहुत काम देगा। अब यहाँ पे देखिए इस P2 को इधर करते हैं, यानी P1 माइनस P2 करते हैं, और ये सब सारा डाटा को इधर उठा के ले जाते हैं। तो देखिए हाफ रो, यहाँ पे भी हाफ रो कॉमन आ जाएगा, हाफ रो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और फिर क्या मिलेगा यहाँ पे V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से मिलने वाला है V1 की स्क्वायर, और प्लस यहाँ से रो GH2 से, अच्छा रो G कॉमन आ जाएगा, यानी H2 माइनस H1, ये H2 माइनस H1। ठीक है, इतना तो हो गया। हाफ रो V स्क्वायर माइनस यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन ध्यान दीजिए, इक्वेशन काम का है, इक्वेशन समझना तो पड़ेगा। देखिए यहां तक हो गया ना। अब यहां से आप लोग या तो थोड़ा सा और आगे देखिए H1 H2 अगर कभी कभी मान लेते ये सेम इक्वल है, इक्वल लेवल में अगर पानी आगे फ्लो हो रहा है तो H1 H2 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो फिर फाइनली दोनों के बीच का प्रेशर निकल जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हाफ, जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। देखिए ये इक्वेशन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस खाली ध्यान रखिएगा कि ये वाला चीज यानी हर एक जगह का जो तीनों एनर्जी है वो हर एक जगह सेम होता है। अच्छा ये सेम कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको विनाश कर सकते हैं, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज बात कि हर एक जगह पे एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ वही एनर्जी यहाँ पे भी है, वही एनर्जी यहाँ पे भी है, वही एनर्जी यहाँ पे भी है, हर एक जगह सेम एनर्जी, और एक जगह पे तीन एनर्जी काम करता है। इसलिए दिस इज बर्नौलीज समझे। बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट ये वाला है।
ड्यूरिंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। देखिए आप लोग ना पर यूनिट वॉल्यूम वाला ही लेकर चलिए, पर यूनिट मास वाला ना बहुत कम यूज होता है और ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग इस इक्वेशन को भी यूज करेंगे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि पर यूनिट वॉल्यूम ही ये इक्वेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम यही है हम लोगों का बर्नौली थ्योरम। अब यही बर्नौली थ्योरम पे ना बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ जैसे कि जब बॉलिंग, जो बॉलर देखिएगा ना, बॉल को जब स्विंग करवाता है ना स्पिनर लोग, तो देखिएगा बॉल स्विंग हो जाता है, मतलब बॉल स्पिन कर जाता है। यानी तो फास्टर बॉलर लोग होते हैं ना, फास्टर बॉलर, उन लोग का बॉल देखिएगा स्विंग करेगा, लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग होता है। वो बर्नौली थ्योरम पर ही काम होता है। हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर अचानक से ऊपर उड़ने लगा, उस समय भी वहां पे भी बर्नौली थ्योरम का यूजेज होता है। देखिएगा मेट्रो में, मेट्रो सिटी में अगर देखिएगा जो बड़ा बड़ा बुलेट ट्रेनें चलती है ना, वहां पे भी बर्नौली थ्योरम का यूजेज होता है। फिर ट्रेन, ये सब है ना, ट्रेन में भी बर्नौली थ्योरम का यूज होता है। जैसे देखिए आप लोग का एक एग्जांपल देते हैं यहाँ से, ट्रेन, आप लोग ना ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के आ रही है ना, तो ट्रेन के बगल में ना कभी भी खड़ा मत रहिएगा, नहीं तो आप लोग सुने होंगे कि ट्रेन खींच लिया। खींचता क्यों है सो देखिए, यहाँ पे भी सेम यही बर्नौली थ्योरम पे ही चलता है। कैसे ये खींचता है सो देखिए, जैसे ही यहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है ना, जैसे ही यहाँ से प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पार हुई, तो देखिएगा ट्रेन रफ्तार तेजी से रहता है, ट्रेन में भी वेलोसिटी ज्यादा होती है। भी वेलोसिटी जैसे ज्यादा होने के चलते ना, इस जगह पे प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ का जो भी एयर है, अगल बगल का जो भी एयर है, तो एक साइड तो प्लेटफॉर्म होता है और एक साइड खुला होता है, तो खुला तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिधर प्लेटफॉर्म है उधर फर्क पड़ता है। तो ये ट्रेन के चलते इधर जो अगल बगल का एयर है ना, वो एयर यहाँ से हट जाता है, क्योंकि बहुत तेजी रफ्तार से ना आ रहा है, तो तेजी रफ्तार से आता है तो जो भी उसका अगल बगल एयर है ना, वो एयर वहां से खत्म हो जाता है। खत्म मतलब कि बहुत कम हो जाता है, एयर कम हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है। बगल में, ट्रेन के बगल में एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। और मान लेते हैं एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, अब यहाँ पे खड़ा है, अब इसका सामने प्रेशर कम हो गया और पीछे से जितना हम ऐसे, जैसे इधर प्लेटफॉर्म में हम खड़ा है, सामने से प्रेशर, पूरा सामने से प्रेशर कम होगा, पीछे से प्रेशर ज्यादा लग गया। अब पीछे से प्रेशर ज्यादा क्या लगा, पहले ही वाला जितना प्रेशर हुआ था वही रहेगा, बस खाली सामने वाला हट गया, तो सामने प्रेशर कम हो जाता है ना, जिसके चलते अचानक से ट्रेन आगे भागती है ना, तो आगे फिर हम लोग का प्रेशर कम मिलता है, जिसके चलते पीछे वाला प्रेशर वो दबा देता है आगे, और हम लोग आगे गिर जाते हैं। ये सब रीजन है, ये सब कैसे काम होती है, बर्नौली थ्योरम पे ही काम होती है। इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना था, कुछ कुछ एप्लीकेशन आप लोग का भी बुक से भी है, तो बुक से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस खाली अब थ्योरी वाला पार्ट है, और कुछ नहीं है। मेन जो हम लोग को था यही पढ़ना था, बर्नौली थ्योरम और कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम दोनों आप लोग को बता दिया गया। बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन जरूर याद रखिएगा, ये याद रखिए, या नहीं तो रट दीजिए, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा एकदम। बस यही है बर्नौली थ्योरम है ये। और बर्नौली थ्योरम का यूजेज बता रहे, जैसे देखिएगा ना कि अगर आप लोग के अगल बगल घर पे कहीं पे भी अगर एल्बेस्टर का शेड वुड बना हुआ होगा ना, तो देखिएगा अचानक से जब आंधी तूफान आती है ना, तो सब उड़िया के ले चल जाता है। यहाँ पे भी बर्नौली थ्योरम का ही यूजेज है। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक हम लोग रखते हैं, और फाइनली ये लेक्चर हम लोग को हो चुका है यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जितना सिलेबस है उतना हम लोग सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस थैंक यू, बाय।